अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। थर्मास से उठी भाप अब मध्यम पड़ने लगी थी। कमरे का टेम्परेचर खिड़कियां बंद होने की वजह से कदरे गर्म हो चुका था, लेकिन कंबल में लिपटी वो नाजुक सी दोशीज़ा अभी भी कांप रही थी। थोड़ी देर बाद वो आहिस्ता से उठी और अपने कांपते हाथों से थर्मास से चाय निकाली। कमरे में उस हसीना के अलावा कोई न था, लेकिन फिर भी उसने 2 कप चाय उठाकर अपने पलंग पर आ गई। लो, पी लो, सुरीली सी आवाज़ में वो लड़की बोली और चाय का 1 कप बेड पर बिल्कुल अपने सामने रख दिया, जबकि अपना कप हाथ में पकड़कर बैठ गई। और सुबह के 5 बजने वाले हैं, यकीनन तुमको जाना होगा। उस लड़की ने दीवार पर लगे वॉल क्लॉक की जानिब देखा और खुशी से लबरेज आवाज़ में बोली, शुमाइल, उठो, फजर होने वाली है। अम्मी की आवाज़ पर शुमाइल चौंक पड़ी और घबराकर इधर उधर देखा। चाय का कप उसके हाथ में खाली था, जबकि दूसरा भी खाली था। शुमाइल मारे खौफ के रोने लगी। अम्मी, अम्मी वो फिर आई थी। वो नहीं छोड़ती मुझे। आपका दम दुरूद उस पर असर नहीं करता। वो बहुत ताकतवर है। वो मुझे नफ्सियाती मरीज बना रही है। शुमाइल फूट फूट कर रोने लगी। पागल तो नहीं हो गई शुमाइल तुम? भला खुदा के कलाम से भी बढ़कर कोई ताकतवर होता है? मेरी बच्ची, मत रो, मौलवी साहब सब ठीक कर देंगे। अम्मी से शुमाइल की हालत देखी नहीं जा रही थी। वो बड़े प्यार से शुमाइल के बालों में हाथ फेर रही थी। 2 साल हो गए हैं ऐसे ही लरसते, सिसकते, रोते धोते। खुदा जाने कब इससे छुटकारा मिलेगा। कौन है वो, क्या चाहती है, कुछ नहीं पता। कमबख्त सामने क्यों नहीं आती? अम्मी शुमाइल के पास ही बैठ गई। वो सिर्फ मुझे नज़र आती है, कभी अजियत देती है तो कभी बस खामोशी से चली जाती है। शुमाइल ने रोते हुए अम्मी के घुटने पर सर रख लिया और अम्मी जल्दी जल्दी आयतल कुर्सी और कुछ आयत पढ़कर शुमाइल पर दम करने लगी। जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकली, सामने बहुत से मुर्दे कफन में लिपटे उसी की तरफ आ रहे थे। वो चीखती हुई कमरे में वापस घुस गई और कमरे में जाते ही वो बगौर देखते हुए कोने में बैठ गई। उसके लंबे काले बालों में कुछ सरसराहट हुई। उसने तेजी से अपना हाथ बालों में डाला। उसके बालों से रेत की तरह मोटे मोटे कीड़े निकलकर जमीन पर रेंगने लगे, तो वो जल्दी से पलंग पर चढ़ गई और मदद की आवाज़ निकालने लगी। कोई है? बचाओ, बचाओ, मेरी मदद करो। पूरा कमरा कीड़ों से भर गया। ऐसे लग रहा था जैसे कमरे में कीड़ों का तूफान आ गया हो। इस तूफान में वो कंबल ओढ़े डरी सहमी बेड के कोने में बैठी हुई थी। उसने अपनी आंखें सख्ती से बंद कर ली थी और कंबल के कोने मजबूती से अपनी मुट्ठी में दबाए हुए थे ताकि कोई भी कीड़ा अंदर न घुस सके। जब तूफान थम गया तो उसने आहिस्ता से कंबल हटाया तो वो किसी कब्र पर बैठी थी। पूरा कब्रिस्तान खामोशी में डूबा हुआ था। ये कहाँ आ गई मैं? वो खुद से हम कलाम हुई। वो कब्रिस्तान में इधर उधर तेजी से भागने लगी, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आया। यहाँ तक कि सुबह के उजाले फैलने लगे। वो किसी भिखारी की मानिंद लग रही थी। उसके बाल, चेहरा, कपड़े मिट्टी में हटे हुए थे। वो नंगे पांव कब्रिस्तान में इधर उधर भाग रही थी। वो उस जगह से निकलना चाहती थी। वो थक कर एक दरख्त के नीचे आंखें बंद करके बैठ गई। वो आंखें मूंदे तेजी से सांस ले रही थी। उसके होंठ किसी बंजर जमीन की मानिंद खुश्क थे। कब्रिस्तान की खामोशी में गूंजती उसके दिल की धड़कन किसी ढोल की आवाज लग रही थी। यहां बैठने को किसने कहा तुझे? रात की तारीकी में अचानक से बादल गरजे तो इनकी वैसी आवाज ही आती है जैसे इस लाल चोले वाले आदमी की थी। शुमाइल ने झट से आंखें खोली। वो कोई जोगी मालूम होता था। उसने अपने माथे पर सफ़ेद रंग की 3 लाइनें खींची हुई थी। वो कदरे देवहैकल इंसान था, लेकिन वो किसी कुर्बानी के जानवर की तरह सजा हुआ था। उसके पांव नंगे थे और उसका चोला पिंडलियों तक लाल रंग में था। शुमाइल ने कदरे हिम्मत की और बोली, बाबा, मैं नहीं जानती मैं यहाँ कैसे आई। वो मेरा पीछा कर रही है। उसने मुझे यहाँ भेजा ताकि वो मुझे मार सके। कोई तो कारण है इसका। वो आत्मा कमज़ोर नहीं है। तेरी आंखों में सब कुछ नजर आ रहा है। जानती है ये कौन सी जगह है? नहीं, शुमाइल बोली।
बच्चों का शमशान घाट। शुमाइल की लाइल्मी भापते हुए जोगी बोला, बच्चों के कब्रिस्तान से मेरा क्या ताल्लुक? रूहें, जिन्नात, चुड़ैलें, ये सब तो किसी इंतकाम की वजह से लोगों के पीछे पड़ते हैं। जो रूह मुझे मिलने आती है वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाती। 2 साल से वो मेरे साथ है। आज पहली बार उसने ऐसा किया, लेकिन मुझे उसके कहर से बचाएं। मैं इंसान हूँ, इंसानों की दुनिया में रहना चाहती हूँ। शुमाइल रोते रोते जोगी के पैरों में बैठ गई। तेरी माता तेरा इंतज़ार कर रही है, वो मेरे पास आई थी ढूंढते हुए। अब चली जा। मेरे जहन में कुछ सवालात हैं, सुबह तक उन सवालात का जवाब निकाल लूँगा। जोगी ने अपना डंडा उस दरख्त के पास रखा और वहीं बैठ गया, जबकि शुमाइल को कब्रिस्तान के बाहर की तरफ इशारा किया जहां उसकी माँ उसका इंतज़ार कर रही थी। 7 रंग के 7 अलग अलग सांप की केंचली को आग में जलाकर इसकी राख को आंवले में पीसकर सरसों के तेल में मिला दिया है। अब ये शुमाइल तक पहुंचा दो और इस बात की गारंटी दो कि वो ये तेल अपने बालों में लगाएगी। करांती माँ ने एक बोतल जिस पर सरसों के तेल सुल्तान का लेबल लगा हुआ था तेल बेचने वाले को दी, जो गली गली फेरी लगाकर तेल बेचने से अपना पेट पालता था। चंद पैसों की लालच में आकर वो किसी की जिंदगी बर्बाद करने पर मजबूर हो गया था। पर मैम साहब, सुल्तान तो बहुत बड़ी कंपनी है, हम इतना धोखा नहीं देते। माना हम घटिया माल फरोख्त करते हैं, पर इतना जुल्म नहीं। मैम साहब, मुझसे नहीं होगा। फेरी वाले ने शीशी वहीं रखी और अपनी टोकरी समेटने लगा। अरे ओ बुढ़े, जैसा कहा है वैसा कर, वरना तू जानता है करांती माँ तेरे खानदान को मिटा देगी। करांती माँ एकदम गुस्से में आ गई, जिस पर वो फेरी वाला जल्दी से वो शीशी उठाकर बाहर चला गया। पूछते पूछते आखिर वो शुमाइल के घर के करीब पहुंच ही गया। तेल वाला, बाल लंबे करने का तेल, जुएं मारने का तेल, बाल गिरना बंद, सफ़ेद बाल से छुटकारा, तेल वाला, तेल ले लो तेल। वो फेरी वाला अपने तेल के खवास शुमाइल के घर के सामने खड़ा होकर बयान करने लगा। आधा घंटा गुजर गया और कोई ना आया, तो फेरी वाले ने दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? अम्मी ने दरवाजे के अंदर से आवाज़ दी। खाला जी, तेल चाहिए, 150 रुपये की बोतल है, बालों को घना, सिया और लंबा करेगा। नहीं, हमें नहीं चाहिए। अम्मी ने अब भी दरवाज़ा नहीं खोला। खाला जी ले लो ना, आपके बहुत काम आएगा। तुम्हें समझ नहीं आती? जाओ। अब अम्मी की आवाज़ में खफगी थी। खाला जी, मेरे बच्चे भूखे हैं। सुबह से शाम हो गई, फेरी लगा लगा कर हलक सूख गया। सुबह से 1 रुपया नहीं कमाया। मेरी 7 साल की बेटी बिल्कुल भूखी है। सोचें, अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती। खाला जी रहम करो, 1 शीशी खरीद लो। फेरी वाले ने अपनी चाल का आखिरी पत्ता फेंका, जो ऐन निशाने पर लगा। अम्मी फ़ौरन ही 2 बोतलें खरीदने लगी। फेरी वाले ने शीशी दी और जल्दी से चलता बना। शुमाइल बेटा, जल्दी आओ, ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए तेल खरीदा है। आओ, मैं तुम्हारे सर में लगा दूं। कल रात में तुम्हें ठीक से नींद भी नहीं आई। आओ, मैं मालिश कर दूं, तुम आराम से सो जाना। शुमाइल अम्मी के घुटनों में बैठ गई और अम्मी ने करांती माँ वाला तेल लगाना शुरू किया। अम्मी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना? शुमाइल ने अपने तेल लगे बालों को सूंघा। हाँ, बहुत अच्छा तेल है। वो फेरी वाला बड़े फ़वाइद बता रहा था। चलो, अब आंखें बंद करके लेट जाओ और सो जाओ। अम्मी ने तेल की शीशी बंद की और लाइट बंद करके बाहर चली गई। शुमाइल ने अपने बालों को कैचर में बांधा और बेड के साइड दराज की तरफ दराज से एक पुराना कैमरा निकाला और वापस बेड पर आ गई। वो कैमरा तकरीबन 15 या 16 साल पुराना था। शुमाइल ने कैमरा ऑन किया और वीडियोस देखने लगी। आज मेरी शहजादी की सालगिरह है और मैं हूँ इस शहजादी का बाबा। चले, मैं आपको इस घर के बाकी अफराद से मिलाता हूँ। ये हमारा फाइटर बेटा शहरोज़ है। अब चलते हैं अपनी समझदार बच्ची शाइना की तरफ। शाइना बेटे, क्या कर रही हो? पापा, शुमाइल का फेवरेट केक बना रही हूँ और आप भी तैयार हो जाएं, मेहमान आते ही होंगे। मामा कहाँ हैं? लगता है वो अभी तक पार्लर में है। देखा आपने, हमारी शाइना ना होती तो ना जाने हमारा क्या होता। चलो, मैं आपको शुमाइल से मिलवाता हूँ, जिसकी आज सालगिरह है। पिंक कलर का मैरी फ्रॉक पहने शुमाइल घूम घूम कर पापा को अपना फ्रॉक दिखाने लगी। बारबी से भी ज़्यादा प्यारी लग रही है मेरी शुमाइल। जब मामा मल का परिस्तान सी लगी तो बेटे क्यों नहीं, पापा की अकब से आवाज़ आई।
तो उन्होंने फ़ौरन कैमरा घुमाया, मामा की जानिब किया। बाबा ने कह कहा लगाया, निघत बेगम ये क्या है? पापा हंसी से लोटपोट हो रहे थे क्योंकि मामा ने अपनी शादी का गरारा पहन रखा था। जनाब, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, आज शुमाइल का बर्थडे है, शाइना या शुमाइल की रुखसती नहीं। पापा ने कैमरा टेबल पर एडजस्ट किया और ख़ुद चेयर खींचकर बैठ गए। इनकी रुखसती पर मैं ये थोड़ी पहनूंगी, बल्कि मैं तो मैरून लहंगा पहनूंगी, और जमाल साहब आप गोल्डन शेरवानी। भाई हमारी बेटियों की रुखसती होगी, दुल्हन की माँ बाप नहीं सजेंगे तो कौन सजेगा भला? वाह वाह, कितनी ज़बरदस्त प्लानिंग है मामा की। मामा मैं तो कहती हूँ साथ ही आप मेहंदी, मायूं, वलीमा वगैरह की रस्में भी कर लेना। हमारा क्या है, पहले हमारे माँ बाप की ख्वाहिश तो पूरी हो। शाइना की बात पर मामा मुंह बनाकर साइड पर बैठ गई, जबकि पापा की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वैसे मैं आपको बताने आई थी, रिफत खाला और उनकी तीनों बच्चियां और खालू अमेरिका से आ गए हैं और गेस्ट रूम में तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। शाइना की बात सुनकर मामा जल्दी से उठी और सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे चली गई। शाइना ने शुमाइल को बर्थडे कैप पहनाई और पापा कैमरा लेकर नीचे आ गए। पूरा घर सज चुका है, नीली नीली और लाल लाइटें और रिबिन से मैंने खुद हाल की सजावट की है। और ये फूल, पापा ने गुलाब और चमेली के फूल कैमरे की तरफ वाजे किए। ये फूल मैंने खुद सेलेक्ट किए हैं अपनी शुमाइल बेटी के लिए। पापा, शुमाइल की फ्रेंड्स आ गई, शाइना ने गिलास टेबल पर सेट करते हुए कहा। हाँ, ये छोटी छोटी परियां सब शुमाइल की फ्रेंड्स ही तो हैं। शाइना, तुमने जो केक बनाया था वो रेडी है क्या? जी पापा, वैसे तो पाइनएप्पल केक भी ऑर्डर किया हुआ है, लेकिन शुमाइल के लिए चॉकलेट केक मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। चलो फिर शुरू करें। पापा ने कैमरा एक ऊंची जगह फिक्स किया जहां से पूरा हाल रिकॉर्ड हो रहा था। मामा, पापा, खाला, खालू जान, कम ऑन, प्यारे प्यारे बच्चों। शाइना ने केक ट्रॉली हाल में सेट की। शुमाइल, जानी आ जाओ। मामा शुमाइल की उंगली पकड़कर हाल में आई। माशाल्लाह, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है शुमाइल। खालू ने नन्ही शुमाइल की तरफ इशारा किया। हाँ, वाकई शहजादी लग रही है। खाला ने खालू की तायद की। मामा ने खाला को जवाब दिया। गुलाबी फ्रॉक पहने वो क्यूट सी शुमाइल केक के बिल्कुल सामने आ गई। मामा ने केक नाइफ शुमाइल के हाथ में दी। फिजा में एकदम हैप्पी बर्थडे शुमाइल की आवाज़ें गूंजने लगी। शाइना ने स्नो स्प्रे ऑन किया, जबकि पापा ने एन शुमाइल के ऊपर लटका गुब्बारा फोड़ा, जिसमें से रंग बिरंगे ग्लिस्टर्स निकलकर शुमाइल के ऊपर गिरे। हर तरफ ग्लिस्टर्स और स्नो स्प्रे था, कुछ नजर नहीं आ रहा था। यकदम फिजा में पीली सी रोशनी नमूदार हुई। यह क्या है? हाल से आवाजें आने लगी। एक जोरदार चीख ने सबके होश उड़ा दिए। शुमाइल का फेरी फ्रॉक आग की लपेट में था और वो मुसलसल चीख रही थी। तमाम लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे और एक दूसरे से टकरा रहे थे। शुमाइल को बचाने के लिए पापा हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि मामा का गरारा शुमाइल के पाँव के नीचे फंसा और मामा ने सहारा लेने के लिए शाइना का हाथ पकड़ लिया। पापा ने पानी का पाइप शुमाइल और मामा की तरफ फेंका। आग तेजी से फैलती हुई कुर्सियों और मेज को झुलसाने लगी। एक जोरदार धमाका हुआ और कैमरा नीचे गिर गया। शुमाइल की आंखों में आंसू थे और वो कैमरे की ब्लैंक स्क्रीन को घूरे जा रही थी। कितनी बार देखोगी इसको? अम्मी की आवाज़ से शुमाइल चौंक गई। इस वाक़ये ने तुम्हारे पापा, भैया, आपी, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी खाला, खालू को, उनके बच्चे, सबको हमसे छीन लिया। अम्मी शुमाइल के पास आकर बैठ गई। तो हम क्यों बचे? कितना अच्छा होता जो हम भी ना बचते। शुमाइल की नज़रें अभी भी कैमरे की स्क्रीन पर मरकूज थी। शायद हमारी मौत उस वक्त नहीं लिखी थी, शायद हमने घुट घुट कर जीना है, यही हमारी किस्मत में लिखा होगा। अम्मी ने शुमाइल के हाथ से कैमरा लिया। मामा, मेरे सर में, मामा। शुमाइल ने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। अम्मी ने अचानक शुमाइल की बिगड़ती हालत देखी तो परेशान हो गई। शुमाइल बुरी तरह अपने बाल नोचने लगी। अम्मी से शुमाइल संभाली नहीं जा रही थी। अम्मी फौरन पड़ोस में गईं और पड़ोसन को बुलाकर लाईं। पड़ोसन ने टैक्सी का इंतज़ाम किया ताकि शुमाइल को अस्पताल ले जाया जा सके। जब शुमाइल की अम्मी और पड़ोसन घर पहुंची तो हैरत से उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। 10 मिनट में ही शुमाइल की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। शुमाइल के नाखून खून में लथपथ बालों से उलझे हुए थे। उसकी आंखें बंद थी और चेहरे पर दर्द के शदीद आसार थे। शायद वो बेहोश हो चुकी थी। अम्मी और पड़ोसन ने मिलकर शुमाइल को टैक्सी में बिठाया और पड़ोसन ने टैक्सी वाले को अस्पताल जाने के लिए कहा। नहीं ड्राइवर,
हमें ये जो पास बच्चों का कब्रिस्तान है उधर ले चलो। अम्मी की बात सुनकर ड्राइवर ने टर्न लिया और पड़ोसन ने अम्मी की तरफ देखा, लेकिन फिर खामोश हो गई। कब्रिस्तान पहुंचकर पड़ोसन टैक्सी से वापस आ गई। अम्मी ने शुमाइल को दरख्त के सहारे बिठाया और उस जोगी बाबा को तलाश करने लगी। वो जोगी किसी कब्र के सरहाने सो रहा था। बाबा जी, मेरी बेटी। जोगी के पैरों में अम्मी गिरकर रोने लगी। जोगी घबरा कर उठ बैठा। किधर है? वो उधर, आए मैं ले चलूं। अम्मी उसको लेकर दरख्त के पास आ गई। लेकिन ये क्या, दरख्त के पास तो शुमाइल का नामो निशान भी नहीं था। इधर ही तो थी, कहाँ गई? शुमाइल, रुक जा। अम्मी को इधर उधर जाता देखकर जोगी बोला, वो कहीं नहीं गई, बल्कि वो कन्या तो मृत्यु के लिए जा रही है। जोगी ने दरख्त पर लगे शुमाइल के बालों का जायजा लेते हुए कहा, ये क्या, तूने उसके बालों पर क्या लगाया था? बाबा जी, तेल लगाया था। नहीं, बेड़ा गर्क कर दिया तूने। अपनी कन्या को शैतान की भेंट तूने खुद ही चढ़ा दिया। उसके बालों में बिच्छू का खून लगा है। जोगी ने बालों को सूंघा। लेकिन मैंने तो उस फेरी वाले का तेल लगाया था, बस मुझे नहीं पता था। मैंने अपनी बच्ची को मौत की भेंट चढ़ा दिया। मुझे मेरी शुमाइल चाहिए। चुप कर जा, मुझे अपने घर ले चल। जोगी की बात सुनते ही अम्मी ने आंसू पोंछे और जोगी को लेकर घर की तरफ रवाना हो गई। घर में दाखिल होते ही अम्मी जोगी बाबा को शुमाइल के कमरे में ले गई, जहां शुमाइल के सर से निकला खून बूंदों की सूरत में मौजूद था। जोगी बाबा ने एक बूंद के गिर्द लाल निशान लगाया और खुद कुछ पढ़ने लगा। करांति। जोगी बाबा की आंखें लाल हो चुकी थी। उसके गुस्से में शदीद इजाफा होता जा रहा था। महादेव, शुमाइल की भेंट स्वीकार करो। करांति दोनों हाथ फिजा में बुलंद किए और सर सामने मौजूद काले बुत के कदमों में रख दिया। करांति ने एक तेजधार छुरा निकाला और शुमाइल की गर्दन धड़ से जुदा कर दी। शुमाइल। खून की तेजधार अम्मी के कपड़ों पर पड़ी। फिजा में कहकहा गूंजा। बहुत देर कर दी तुमने आने में। करांति माँ फलक शिगाफ कहकहे लगाने लगी। शुमाइल की अम्मी धाड़े मार मार कर रोने लगी। उनका तो सब कुछ ही लूट चुका था। तू बाज नहीं आई ना? जोगी धाड़ता हुआ करांति माँ के सामने आ खड़ा हो गया। अब तू मुझे रोक भी नहीं सकता, मैं बहुत शक्तिशाली बन गई हूँ। करांति खुशी से लबरेज आवाज में बोली, तू शायद भूल गई है कि मैं गुरु हूँ तेरा। तूने मेरे इल्म का गलत फ़ायदा उठाया। भगवान तुझे माफ़ नहीं करेगा। बस करो। क्या बिगाड़ा था मेरी बच्ची ने तुम्हारा? क्यों मारा उसे? शुमाइल की माँ करांति को तकरीबन मारने के अंदाज में आई तो करांति के चेलों ने उसे काबू किया। क्या बिगाड़ा? तुम पूछती हो। मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? याद कर निघत, कौन हूँ मैं, पहचान मुझे। करांति ने शुमाइल की अम्मी की चोटी जोर से खींची तो उसकी अम्मी ने करांति की तरफ देखा। मैं नहीं जानती, तू कातिल है मेरी शुमाइल की, बस, और अब मैं तुझे कत्ल कर दूंगी। फिजा में एक बार फिर कहा गूंजा, मैं करांति हूँ, तेरी शुमाइल की दोस्त अनीता की माँ। तेरी शुमाइल ने मेरी अनीता का खून किया था, अपनी सालगिरह पर बुलाकर मेरी बेटी की जान ली थी, और तू कहती है तेरी शुमाइल ने क्या बिगाड़ा है? शुमाइल ने नहीं मारा था, वो एक हादसा था जिसमें शुमाइल ने अपनी बहन, बाप और भाई को भी खो दिया। हादसा? तुम लोगों के नाकिस इंतजाम ने मेरी बच्ची की जान ले ली। जो भी था, तूने अपने मुफाद के लिए कितनों को भेंट चढ़ा दिया। तूने मेरी बेला की जान ले ली। मुझे याद है करांति, मेरे पीछे तूने अपनी अनीता के लिए मेरी बेला का खून किया था। बहुत दिनों से तेरी तलाश थी, आखिर तू मिल ही गई। गुरुजी ने यानी जोगी बाबा बातों ही बातों में करांति के गिर्द हिसार खींच दिया। बुढ़े तू नहीं बचेगा, करांति फुंकारती हुई बोली। मुझे पता है तुझे मारने वाला खुद भी मौत के मुंह में जाएगा, क्योंकि तू बहुत शक्तिशाली है। तुझे मेरी शक्ति का अंदाजा है? करांति फातेहाना अंदाज में मुस्कुराई। वो आत्मा कौन थी जो तूने शुमाइल के पीछे लगाई थी? अब अम्मी बोली, वो तेरी शाइना थी जो मेरे बैरों का मुकाबला करती थी। शाइना? अम्मी का मुंह हैरत के मारे खुले का खुला रह गया। हाँ, जब मैं अनीता को लेकर अस्पताल गई तो वहाँ शाइना की डेड बॉडी थी। मेरी अनीता रास्ते में ही दम तोड़ गई थी। मैंने शाइना के जिस्म की जगह जला हुआ शरीर रख दिया और इस गुरु के पास आई। इसने मुझे काला इल्म सिखाया। मैंने अनीता के शरीर में किसी और लड़की की आत्मा डालनी थी और इसके लिए मुझे कई भेंट देनी थी। और तू समझता है
कि मैं अब आसानी से हार मान जाऊंगी? नहीं, तेरी भूल है ये। इसके साथ ही क्रांति मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगी। गुरु भी मुकाबले के लिए जल्दी से मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाने लगा। अचानक क्रांति का मकान जोर जोर से हिलने लगा, जैसे जबरदस्त जलजला आ जाता है। क्रांति के मकान के दरो दीवार गिर गए। हर तरफ धूल मिट्टी और साए साए की आवाज़ें आ रही थी। अचानक जोरदार धमाका हुआ और सफ़ेद रोशनी का बहुत बड़ा झमाका हुआ और फिर खामोशी छा गई। जब मिट्टी का तूफान रुका तो दो साए नजर आए, एक क्रांति और दूसरा गुरु यानी जोगी बाबा। वो दोनों अपनी अपनी जगह पर खड़े मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ा रहे थे। गुरु ने अपनी आंखें खोली और थैले में से चंद इंसानी हड्डियां निकाली। वो हड्डियां हार की शक्ल में थी। गुरु ने एक नज़र क्रांति को देखा, जो अभी भी आंखें मूंदे मंतर पढ़ रही थी। फिर जल्दी से उन हड्डियों के ऊपर काला सफूफ डालने लगी। गुरु ने मौका अच्छा जानकर हड्डियों के हार को क्रांति के गले में डालना चाहा, लेकिन क्रांति ने अचानक गुरु को ज़बरदस्त धक्का दिया तो वो काफ़ी दूर जा गिरा और फिर क्रांति दोबारा बुड़बुड़ाने लगी। गुरु के सर से खून बहने लगा। उसने दोबारा हिम्मत की और हार उठाकर क्रांति की तरफ बढ़ा, लेकिन क्रांति ने फौरन से पेशतर अपना मंत्र तेजी से बुड़बुड़ाने लगी। क्रांति के चेहरे पर खुशी के असरात थे, शायद वो कामयाब होने वाली थी। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और एक सफ़ेद हेवला नमूदार हुआ। वह हेवला गुरु के करीब बढ़ा और वो हड्डियों का हार उठाकर हवा में उड़ता हुआ क्रांति के पास आया। उस हेवले ने बिजली की सी तेजी से वो हार क्रांति के गले में डाल दिया। क्रांति की आंखें पथरा गई, शिद्दत से कांपने लगी और आग ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। क्रांति की फलक शिगाफ चीखें फिजा में बुलंद हुई और वो जलकर राख हो गई। मकान के मलबे से बहुत से हेवले नमूदार हुए और रूहों की शक्ल इख्तियार करने लगे। वो सारी रूहें लड़कियों की थी, जिसमें शुमाइल के साथ साथ अनीता और बेला की रूहें भी शामिल थीं। जोगी वो सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहा था और फिर एक हेवला आहिस्ता आहिस्ता सफ़ेद कफन में लिपटा नमूदार हुआ। वो शाइना की रूह थी, जो अज़ल से अबद तक अपनी बहन की हिफाजत में मसरूफ़ थी। जोगी ने एक मौलवी को बुलाया, जिसने तमाम मुर्दों को इस्लामी तरीके से दफनाया। जोगी बच्चों के शमशान घाट में उदास बैठा था कि अचानक आसमान से सफ़ेद धुआं नज़र आया। वो धुआं बेला की आत्मा बन गई। शुक्रिया पिताजी, आपने मुझे और सारी आत्माओं को अबदी सुकून दिला दिया। और फिर बेला की आत्मा गायब हो गई तो जोगी मुस्कुराने लगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।